ओके। सबसे पहले आज हम मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं आएगा तो फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और हम ये नहीं समझ पाएंगे कि सेलर या बायर कौन सी लेवल से दोबारा बाय करने का इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा रिवर्सल के ट्रेड्स भी कर रहे होते हैं। और अगर वो रिवर्सल के ट्रेड हमें पहचानने में नहीं आएंगे, हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करके हर एक एसएनआर लेवल के ऊपर हम इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ पर बायर या फिर सेलर इंटर होंगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं होगा। मार्केट हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो फॉलो करती है। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको आता है तो आपको पहले से पता होगा कि कौन सी लेवल से बायर या सेलर इंटरेस्ट रखते हैं और वहां से वो एंटर होंगे। तो मार्केट का स्ट्रक्चर का जो बेसिक है, वो बेसिक जो मूवमेंट होती है वो हमेशा किसी डायरेक्शन में होती है या फिर साइडवेज होती है। जैसे कि डायरेक्शन आप लोगों को पहले से मैं बता चुका हूँ कि मार्केट जब मूव करती है डाउन की तरफ तो पहले हाई होता है, तो उसके बाद फिर मार्केट डाउन की तरफ लो एक बना रही होती है, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और बहुत ज्यादा लोग मैंने देखा है कि 80-90% लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रेड लॉस हो जाते हैं और वो सही तरीके से सिक्योर नहीं कर पाते अपने प्रॉफिट को। वो मसला ये है कि इस पूरी मूवमेंट के अंदर जो दो वेव्स हैं, तीन वेव्स हैं, दो वेव्स का नाम पुलबैक है, दो वेव्स का नाम इम्पल्स है और एक का नाम है पुल बैक। इम्पल्स हर कोई पहचान लेता है, पुल बैक को सही तरीके से पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो पुल बैक होता है समटाइम्स इनवैलिड होता है एंड समटाइम्स वैलिड होता है। तो हम यहाँ पर बात सर करेंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। बाकी सबको आ रही साफ? नो सर, मतलब बहुत स्लो आ रही थी सर अभी। अच्छा अच्छा, देखते हैं, फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरा कौन सा माइक्रोफोन चल रहा है। अभी सही आ रही है वैसे? हाँ अभी सर अभी सही ठीक। आ रही है, ओके, एक्सीलेंट। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि इम्पल्स और पुल बैक, ठीक है ना। इम्पल्स ये आप लोग मोस्टली पहचान लेते हो क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करते हुए। आती है बात पुल बैक की। अब आप लोग मुझे दो या तीन ऐसे जो स्टूडेंट्स हो मुझे बताएं कि पुल बैक क्या है और पुल बैक की कंडीशन क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये पुल बैक है। सर अगर बीच में एक रिवर्सल आता है, जो करेक्शन वे, ठीक है। वो अगर प्रीवियस कैंडल्स के लो या हाई को ब्रेक या विक से या बॉडी से ब्रेक करता है तो हम उसको पुल बैक कहेंगे, वैलिड। मार्केट की मूवमेंट डाउन की तरफ जाती है और फिर एक यस सर। बायर की मूवमेंट आती है, ठीक है, एंड देन जी सर। वापस सेलर्स आते हैं और लोअर लो पॉइंट कर रहे होते हैं ऐसे, एंड देन हम फिर देखते हैं कि दैट इज द पुल बैक स्ट्रक्चर। कोई और बताए मुझे। सर ये ग्रीन कैंडल ने अगर प्रीवियस रेड कैंडल के लोअर पॉइंट या हायर पॉइंट को ब्रेक किया है तो फिर हम इसको वैलिड कहेंगे। अच्छा, इस वाले पॉइंट को, हायर पॉइंट को, लोअर इस पॉइंट वाले तो, या नीचे वाले। नीचे वाली पॉइंट तो ब्रेक हो चुकी है ना, लो तो ब्रेक हो गया, ठीक है। यस सर। अब मान सकते हैं इसको, इस कंडीशन में मान सकते हैं, यस क्योंकि सर अगर ऊपर से। क्योंकि ये कंडीशन जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर तो हर एक ट्रेडर बोलेगा कि ये एक वैलिड पुल बैक है। अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ उस कंडीशन में तो हर एक ट्रेडर बोलेगा कि दिस इज अ वैलिड पुल बैक कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर तो किसी को भी एतराज नहीं होगा, वो बोलेगा कि दिस इज अ वैलिड पुल बैक, मार्केट नाउ वांट्स टू मूव डाउन। इस पे तो किसी को एतराज नहीं होगा। यस सर। लेकिन कंफ्यूजन हमेशा कहां पर आती है, जब एक सिंगल कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल ऐसी हों कि जब सेलर की आखिरी कैंडल हमें छोटी नहीं साइज में इतनी बड़ी दिख जाए। अब जब सेलर बायर की कैंडल्स आती हैं, अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसको पुल बैक माने या फिर
नहीं माने। ये कंडीशन हमें कंफ्यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहां पर अगर देखो कि क्या हुआ इसके, सर सिंगल कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई है। मल्टीपल कैंडल्स बनी है, सिंगल कैंडल को कम से कम ब्रेकआउट करे। अब यहां पर ब्रेकआउट नहीं किया, क्या मैं इसको एज अ पुल बैक मान सकता हूं या नहीं मान सकता? सर पुल बैक कैसे मान लेंगे, उस समय तो मार्केट साइडवेज चल रही थी सिंगल कैंडल के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास है, दो ऑप्शन है, इज इट अ वैलिड पुल बैक और इज इट अ इनवैलिड पुल बैक। ठीक है, अब देखो कि सर ये कैंडलस्टिक के रूल के हिसाब से तो इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अगर हम कैंडलस्टिक के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि ये परफेक्ट है, ये मान सकते हैं ये एक वीक पुल बैक कह सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल बायर की इस हाई को भी बॉडी ब्रेक करती है तो दैट विल बी द वैलिड पुल बैक। ये हमारे लिए वैलिड पुल बैक बन जाता है। पीछे किस कोई बंदा है, उसका शोर आ रहा है। अब किसका आ रहा है? मुझसे यानी आपका आ रहा है। ये तो हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है। अगर इस तरीके से हो तो फिर तो ये स्ट्रांग है। इस कंडीशन में क्या हम इसको माने या फिर इसको इग्नोर कर दें? व्हाट डू यू थिंक? क्या और कोई रास्ता है कि जो पुल बैक की वैलिडेशन या एनामोली के बारे में बताए कि दिस पुल बैक इज अ वैलिड और एनामली? सर अगर नीचे से ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के लोअर पॉइंट को विक से ब्रेक किया है तो फिर हम इसको वैलिड कह सकते हैं। कौन सी वाली पॉइंट को? इस पॉइंट को तो चलो सामने है, ये तो ना इसको ब्रेक किया ना इस ओपन प्राइस को ब्रेक किया। ठीक है, इसी इसी कैंडल के नीचे वाले विक को। ये वाला। यस सर। ऐसे तो फिर एक सिंगल कैंडल आ जाए वो इसको ब्रेक ना करे, वो भी इसको ब्रेक कर लेती है। अगर मैं ऐसे ये दे दूं, ये देखो, अगर मैं इसका भी नीचे कर दूं, फिर मैं अगर इस लॉ के ऊपर आऊं तो फिर मैं बोल सकता हूं ना कि भाई नीचे वाली लेवल भी जो है ना तो ब्रेक हो गई ना। नीचे वाली लेवल ब्रेक होना मकसद नहीं है, वो तो होनी ही है ना। वो तो नहीं होगी तो उसको पुल बैक कैसे कहेंगे? वो तो होनी ही है क्योंकि इम्पल्स तो आनी है किसी भी सूरत में। ये कंडीशन आप लोग कंफ्यूज नहीं होते इस कंडीशन में, या बस छोड़ देते हो? सर होते इस हैं कंफ्यूज। देखो, एक कैंडलस्टिक का रूल है, जो प्राइस मूव कर रही होती है उसके बिहाफ के ऊपर हम पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा रूल होता है, हम फिबोनाची टूल से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पुल बैक है या नहीं है। क्योंकि जब कैंडलस्टिक बड़ी होती है और वो उसको, क्योंकि कभी कभार तो इतनी बड़ी कैंडल भी तो आएगी ना, न्यूज कैंडल आएगी तो वो तब क्या करेंगे? क्योंकि न्यूज कैंडल तो इतनी आती है। फिर उस सूरत में क्या इसके बाद अगर 10 कैंडल बायर की आ जाए, यहां तक आ जाए बायर की कैंडल, क्या उसको पुल बैक नहीं मानेंगे? फिर मान तो सकते हैं, लेकिन एक कैंडल हो तो फिर नहीं मानेंगे। अब मैं आपको रूल बताता हूं फिबोनाची का। ठीक है, अब फिबोनाची से आप या तो कैंडल से आइडेंटिफाई कीजिए, या कैंडल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिबोनाची से आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिबोनाची आपको बताएगा कि दैट्स अ ट्रू और दैट्स अ फॉल्स। देखिए, मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से कि ये वाला हिस्सा पुल बैक है कि नहीं है, जो ये अभी ग्रीन कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल्स चलो डाउन की तरफ यहां थे। अब देखो कि यहां पर एक प्राइस की मूवमेंट हुई, इसने हाई टू लो, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो किया। एज पर द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, दिस इज द पुल बैक, वैलिड पुल बैक। अब आपने क्या करना है, यहां से एक फिबोनाची का टूल लेना है, ये फिबोनाची लाइंस है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि ये वाला पॉइंट लेना है, यहां से ऊपर के हाई से लेके आपने इसके वेव के लो तक लेके आना है। अब आपने देखना है कि इस प्राइस की मूवमेंट ने क्या 38 पॉइंट को कम से कम ब्रेक किया या टच किया या नहीं किया। प्राइस का हाई लेंगे, जब अगर डाउन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस का हाई लेंगे, राइट, एंड देन उसी लाइन को ड्रैग करेंगे, इस लो के ऊपर रखेंगे। अब आप इस ऊपर की गई हुई मूवमेंट को देखें कि क्या इस प्राइस की, बायर की प्राइस ने 38 पॉइंट को क्रॉस किया? बिल्कुल किया।
कम से कम 38 तक पहुंचना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड द पुल बैक। अब 38 में ऐसा हो सकता है कि कभी कोई बड़ी कैंडल आ जाए, उसको बायस ब्रेक ना कर सके, उस कंडीशन में भी हम पुल बैक मानेंगे। और इसके अंदर एक और लेवल है 61। 38 के बाद क्या है? 61। 50 को आप छोड़ें, 61 की बात करेंगे। 38 एंड 61, ये स्ट्रांग पुल बैक है। ये 38 पे वीक पुल बैक कह सकते हैं, 61 पे क्या है? स्ट्रांग पुल बैक हम कह सकते हैं। अब 61 से थोड़ा सा ऊपर अगर जाएंगे तो यहां पर 78 की पॉइंट होगी। 78 पे 8 तक अगर बायर आता है तो दैट विल बी कॉल्ड द डीप पुल बैक। वो होगा 61 को क्रॉस करके, अगर यहां पर 100 और 61 के बीच में अगर 80 होता है ना, क्योंकि ये 60 है, ये 100 है, 100 और 60 के बीच में क्या होगा? ये टोटल 40 है, उस 40 का हाफ क्या होगा? 80। तो 80 यहां पर आता है, मतलब आपने लेना है 78, 80 से थोड़ा सा नीचे। 78 तक अगर प्राइस जाती है तो दैट विल बी कॉल्ड द डीप पुल बैक। आप मानेंगे कि दैट इज द पुल बैक। अब जैसे कि प्राइस की मूवमेंट हुई, डाउन की तरफ आई, तो फिर ये भी मैं पुल बैक मान सकता हूं। अगर ये पुल बैक मानूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं यहां से हाई से लूंगा पॉइंट एंड देन मैं लो के तरफ पॉइंट को लेके आऊंगा, दैट इज अ लो। और मेरे पास आपको क्या ऑप्शन है कि कहां तक प्राइस गई है? 61 को क्रॉस किया, 78 तक मार्केट नीचे ऊपर गई, टच किया, देन नीचे की तरफ आके लोअर लो किया। इस पॉइंट से लोअर लो का होना जरूरी है, अगर लोअर लो नहीं होगा तो फिर हम नहीं लेंगे। तो नाउ दिस इज आल्सो अ वैलिड पुल बैक, दिस इज कॉल्ड द डीप पुल बैक। अब इस पुल बैक ले को आइडेंटिफाई करने का फायदा क्या है? क्यों आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? व्हाट्स द रीजन? रीजन बड़ा बड़ा सिंपल है। हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर मुझे ये कंफर्म हो गया कि दिस इज अ पुल बैक एंड दैट इज अ इम्पल्स, तो फिर इस पुल बैक का आखिरी जो स्टार्टिंग पैटर्न होगा जहां पर लोअर हाई जनरेट हुआ, इस पैटर्न को मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा एज सप्लाई एरिया। और जब भी प्राइस इस सप्लाई एरिया के अंदर आएगी तो मैं यहां पर 5 मिनट के लिए सेल करूंगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस यहां से नीचे आके कम से कम इस लो को ब्रेक करेगी या इस लो तक पहुंचेगी। तो वैलिड पुलबैक होगा, वैलिड पुलबैक होगा तो प्राइस भी गिरेगी। अगर इनवैलिड पुलबैक होगा तो प्राइस कैसे गिरेगी? फिर तो प्राइस नहीं गिरेगी। तो अब कहने का मतलब यह है, क्या मैं इसको पुलबैक मान लूं कि दैट इज अ पुलबैक, सो दिस इज अ डिमांड? अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज अ डिमांड एरिया, क्या मैं राइट हूं, रॉन्ग हूं यहां पर? बताइए, क्यों चुप हो गए? पहले कभी नहीं सुना नहीं कि सर, ये नहीं सर। ये पुलबैक नहीं है? तो फिर क्या मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं लेवल को यूज नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही? देखो, अगर मैं सप्लाई एंड डिमांड का सेटअप। सर वैलिड पुल बैक है ये, क्योंकि वो मतलब जो वो पुल बैक हुआ है वो वैलिड है, क्योंकि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है ना वो। तो फिर ये तो फिर रूल तो नहीं हुआ ना कोई। रूल तो वही हुआ ना कि या तो कैंडल के जो कंस्ट्रक्शन कैंडल की हो रही है उसको सही तरीके से ब्रेक करे, एज ए पुल बैक बनाए, या फिर फिबोनाची का 38 रूल वो फॉलो करे। इन दोनों में तो एक भी रूल इसने फॉलो नहीं किया। क्या किया इसने रूल फॉलो? ना इस कैंडल को इसने नहीं, ब्रेक किया डाउन नहीं, को, ना नहीं ही किया। फिबोनाची का 38 रूल को फॉलो किया। दोनों सूरतों में इसने तो फॉलो ही नहीं किया ना, फिर क्यों? इसका मतलब है कि अब आप समझिए कि सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी अलग है, ऑर्डर ब्लॉक इंबैलेंस की स्ट्रेटजी अलग है। तो ये फर्क आप लोगों ने समझना है कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी ट्रेड करेंगे उसके लिए पुल बैक की जरूरत नहीं होती। ऑर्डर ब्लॉक किसी भी जगह पे बन सकता है विद इम्बैलेंस। आपको लगता है कि इफ देयर इज इम्बैलेंस इन दिस कैंडल्स, तो यहां पर आपको कोई भी एक बुलिश पैटर्न या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा मिल जाता है तो आपको एज ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज कर सकते हो। बट एज अगर आप इसको ये स्ट्रेटजी मान लो कि दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटजी, तो ये गलत होगा फिर। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हमेशा कहां से ली जाती है?
हमेशा पुल बैक के पैटर्न से ली जाती है, जहां से पुल बैक के बाद न्यू इंपल्स वेव स्टार्ट होती है, उस जगह से हम लेते हैं इसको। ठीक है। अब यहां से दूसरा रूल दूसरा रूल यह है कि मार्केट में एक सेटअप क्रिएट हुआ, इसने 61% तक ऊपर भी गई, कैंडलस्टिक के रूल को भी फॉलो किया एंड फिबोनाची के रूल को भी फॉलो किया। मार्केट अनेबल टू क्रिएट द न्यू लो, नाउ प्राइस क्लोज इन दिस सप्लाई एरिया। क्या ये वैलिड होगा, इनवैलिड होगा? क्या मैं इसको ट्रेड करूंगा? सर ये नो सर, এটা ইনভ্যালিড। क्या ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए? क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूं एज ए सप्लाई? नो सर। एज पर द रूल तो ये रॉन्ग होगा। तो फिर मेरे लिए सप्लाई कौन सी है? मेरे लिए सप्लाई ये नहीं है, मेरे लिए सर सप्लाई ऊपर ये है। वाली रहेगी ना सप्लाई। ये मेरे लिए सप्लाई रहेगी, राइट? जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, जब इसने लोअर लो बना लिया, तो ये मेरे लिए सप्लाई कभी भी नहीं रहेगी। मेरे लिए सप्लाई कौन सी रहेगी हमेशा? ये रहेगी जिसने क्या किया, क्या कौन सी पॉइंट बनाई? जिसने हाई किया, जिसने लो किया, जिसने लोअर हाई किया। अच्छा, लोअर हाई कौन सा काउंट होगा? लेवल, लोअर हाई के लिए लेवल ये काउंट होगा, लेकिन सप्लाई के लिए मेरा ये वाला पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि रिसेंट है ये। ठीक है। एंड देन दिस इज द लोअर लो पॉइंट, तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट वैलिड रहेगा, क्योंकि इस वाली लेवल को अभी तक किसी ने भी टेस्ट नहीं किया। इस वाले लेवल को जी सर, किसी जी ने सर। भी रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट अगर मैं ये वाला पुल पे, ये वाला मैं लेता हूं सप्लाई, तो फिर इसको तो ये तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू नहीं कराऊंगा, ऐसी वाली लेवल को कंटिन्यू कराऊंगा जिसको अभी तक किसी ने भी टेस्ट नहीं किया, जिसको आप बोल नहीं सकते हो किया। कि मिटिगेट और अनमिटिगेट। ठीक है। तो अब हमारे पास पुल बैक की कंडीशन वाजी हो गई कि पुल बैक क्या हो सकता है। तो अब अगर मैं वेल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, तो मेरे लिए अगर बोलूं कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, तो क्या मैं गलत हूं या सही हूं? नो सर। अगर मैं बोलूं कि दिस लेवल इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि प्राइस ने हाई किया, प्राइस ने लो किया, प्राइस ने लोअर हाई किया, प्राइस ने लोअर लो किया, इसकी वजह से मैंने इस लेवल को एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे माना। क्या ये सही है या गलत है? सर सही है। सही है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो ठीक है। सर। ओके जी। अब यहां पर आ जाइए बात, क्या मैं इसको जैसा वैल्यू मैं इसको दे रहा हूं, क्या मैं इस लेवल को इतना वैल्यू दे सकता हूं? नो सर। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि मैं इसको वैल्यू देने का रीजन क्या है, कि प्राइस ने हाई, लो, देन क्रिएटेड लोअर हाई लेवल एंड देन मार्केट क्रिएटेड लो, लोअर लो। तो इस वजह से मैं इस लेवल को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। अब इसके अंदर कोई भी लेवल जो लोअर लो ना बनाए, ऐसे लेवल बन जाए, दैट इज द वीक लेवल। तो आप वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द लेवल, दिस इज द स्ट्रांग और वीक लेवल। लो जबकि इस वाली वेव ने किया है, इस वाली वेव ने लोअर लो नहीं किया, तो ये वाली लेवल मेरे लिए क्या रहेगी? इन इनवैलिड। इनवैलिड नहीं वीक है, लेवल। वीक लेवल है ये। कौन सी? अगर मैं सर इसको बोलूं कि सप्लाई की बात करूं कि ये सप्लाई है, तो सप्लाई इनवैलिड है, लेकिन लेवल क्या है मेरे लिए? लेवल मेरे लिए वीक है। ठीक है जी, बोले। सर इस चीज में फोर लो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो मस्ट भी रहेगा। जी, मस्ट भी रहेगा, क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न से कि एंगल्फिंग की लेवल है तो फिर ये स्ट्रांग है, अगर अगर पियर्सिंग की लाइन की लेवल है, इनसाइड बार की है तो वीक है। ऐसे अगर आप पैटर्न से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करोगे, तो फिर आपकी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगेगा कि स्ट्रांग और वीक है, लेकिन मार्केट को नहीं लगेगा। मार्केट को क्या लगता है कि मार्केट के लिए कौन सी लेवल स्ट्रांग है और कौन सी लेवल वीक है? मार्केट स्ट्रक्चर के बिहाफ के ऊपर। अब
रीजन ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर के लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों स्ट्रांग है, ये सवाल भी पता होना चाहिए, है ना। कि अगर यस सर। इसको मान लें कि भाई रीजन क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर इसको इतना स्ट्रांग क्यों मानता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बायर और सेलर होता है, जो मार्केट की वेव्स बनाता है पास्ट में, और उस वेव्स को देखते हुए फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। तो हमें यह पता करना है कि भाई सेलर कहां से आएंगे। तो सेलर का असूल क्या है, सेलर बोलता है कि जब प्राइस हाई से लो करेगी, जब प्राइस क्या करेगी, हाई से लो करेगी, एंड देन लोअर हाई से, मैं लोअर हाई इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वैलिड पुल बैक हो रहा है। लोअर हाई से जब प्राइस लोअर लो करेगी, तो फिर जितने भी सेलर दूसरे होंगे सब अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हम इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, सेल करेंगे, हम इस लेवल के ऊपर क्या करेंगे, सेल करेंगे। दैट्स द रीजन कि सेलर हमेशा यही चाहता है कि एक वैलिड स्ट्रक्चर बन जाए, उसकी लेवल के ऊपर मैं दोबारा सेल करूं। अब ये सेलर ऐसा चाहेगा, जब यहां पर एसएमसी वाला आएगा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि जितने भी सेलर हैं कहां पर इंटरेस्टेड हैं, इस वाली लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड है। वो सब ये लोअर सोच के हाई। बैठे हुए हैं, सब सोच के बैठे हुए हैं कि जब भी प्राइस आएगी तो वहां से नीचे गिरेगी, हम सेल करेंगे, हमें फायदा होगा। एसएमसी वाला ट्रेडर क्या करेगा कि जानबूझ के इस लेवल को ऊपर ब्रेक करवाएगा, जानबूझ के इस लेवल को क्या कराएगा, ब्रेक करवाएगा। बाय विक ब्रेक करवाएगा या बाय बॉडी ब्रेक करवाएगा। जितने भी सेल लिमिट लगे होंगे, जितने भी सेल वाले एंटर हो जाएंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, देन प्राइस को नीचे की तरफ लेके आएगा, देन प्राइस को नीचे की तरफ लेके आएगा। अब एक और यहां पर बात आप लोग आइडेंटिफाई कर लो, प्राइस हमेशा हम कहते हैं कि सर जब भी ब्रेकआउट होता है तो प्राइस वापस आके रिटेस्ट करती है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये असूल है ब्रेकआउट का, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन प्राइस अगर लोअर लो नहीं करती, ऐसे ब्रेकआउट करती है, तो यहां पर प्राइस को जरूरी नहीं है कि आप रिटेस्ट करो, जाना चाहे तो जा भी सकती है, जाना चाहे तो जा भी सकती है। प्राइस उस सूरत में उसके ऊपर रूल लागू होगा जब प्राइस ने क्या किया है, लोअर लो किया है। इस सूरत में प्राइस को रिट्रेसमेंट करनी पड़ेगी, इस लेवल को रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये क्यों, इसको अलाउ वो क्यों नहीं लोअर है। हाई में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को बना के ऊपर मार्केट फिर जा सकता है उसमें। हाँ, यहां पर क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि इसको मैं कह सकता हूं मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर। मैं इसको क्या कह सकता हूं कि दिस इज द व्हाट, दिस इज द मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर। ये जरूरी है, 95% इनको क्या करना पड़ेगा, रिटेस्ट करना पड़ेगा, किसी भी सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन क्या ऐसा तो हो सकता है ना कि यहां से प्राइस ऐसे आ गई हो, यहां पर तो रूल कंप्लीट किया हो, लेकिन यहां पर रूल कंप्लीट नहीं किया ना, तो मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, या जिसने लो लोअर लो लोअर हाई बनाया, कौन सी जगह से मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर बनेगा, इस पॉइंट से बनेगा, एम आई राइट। ओवर हाई से। तो यस यहां सर, पर यस सर। रिटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्राइस यहां पर जाके यहां से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, और अगर ना करे तो यहां से डायरेक्ट वापस भी आ सकती है। तो देखें कि जो स्ट्रक्चर वैलिड होगा वही रिटेस्ट होगा। लेकिन ऐसा जरूरी यह भी नहीं है कि हर बार ही रिटेस्ट नहीं करेगा, करेगा सही, 50% है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहां पर 90% इसको रिक्वायर है, इसको क्या है, 90% रिक्वायर कि आप अपने स्ट्रक्चर को क्या करो, वेरीफाई करो कि आपने ब्रेकआउट किया है। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर प्राइस ने हाई किया, देन लो किया, देन लोअर हाई किया, एंड देन क्या किया, लोअर लो किया, तो मार्केट ने कौन से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। क्या आप हमारे सामने है ये वाला स्ट्रक्चर, लोअर हाई को ब्रेक किया उसने। लोअर हाई को ब्रेक किया, ये वाला, ठीक है। अगर लोअर हाई को मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या रिटेस्ट किया उसी वक्त ही, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो इस तरीके से
जब भी मार्केट ऐसे करेगी तो उसको रिटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर है। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर बना? ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर बना। इस तरीके से मैं कुछ और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लुक एट हियर। अब यहां से बात करते हैं, ये मार्केट में देखो कि ट्रेंड कब शुरू होगा, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर यहां से वेव स्टार्ट हुई है, यहां तक वेव ये इसने हाई किया, तो आपने देखा कि बीच में कोई भी पुलबैक है? कोई भी पुलबैक नहीं है। अगर कोई भी नहीं। पुलबैक नहीं है तो फिर मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर कहां पर लागू होगा? और इस पॉइंट के ऊपर लागू होगा। ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट में शिफ्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? रिटेस्ट होगा। अब आप बताओ कि जब ये ब्रेकआउट हुआ, कि मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर के बाद रिटेस्ट हुआ ये? यस। अब ये बायर ने जो बार बार ट्राई किया, कि जब आपको पता हो कि मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर बना और मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी, क्या इस बायर के साथ आप अपट्रेंड बनाने जाओगे? नहीं। नो सर। आपको क्या पता होगा कि मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर बना है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा रही है, इसीलिए बायर वीक है, तो मैं इन बायर के ऊपर क्यों ट्रस्ट करूं? मुझे तो सेलर के साथ जाना चाहिए मार्केट में। तो हम कब पहचानेंगे ऐसे? जब हम मार्केट में इन चीजों को समझेंगे। लोग बोलेंगे कि सर देखो कि ये ब्रेकआउट हो गया लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, इसकी क्या जरूरत है रिटेस्ट करने की? बोलो। जो अभी मैंने बताया, ये भी ब्रेकआउट हुआ, क्या इसको मार्केट ने रिटेस्ट किया? नहीं किया, क्योंकि ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर है ही नहीं। जो है उसको मार्केट किसी भी सूरत में रिटेस्ट करेगी, तो फिर यहां पर एंट्री नहीं बन सकती कि मैं यहां पर ट्रेड करूं। सेल का मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, और यहां पर अगर मैं ट्रेड सेल का ट्रेड करूं तो मार्केट नीचे आएगी, ये कंफर्म है। हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अगर हमें अपने नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हम हर एक लेवल को बोलते हैं कि ब्रेक हुई तो उसको रिटेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक हुई तो रिटेस्ट करना पड़ेगा, वो होता है 50-50% होता है। लेकिन वो जो हमेशा होता है जहां पर आपको हमेशा एंट्री मिलेगी, उस स्ट्रक्चर को पहचानेंगे तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी और बेहतरीन बनेगी। अब यहां से वापस आते हैं, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें कि अगर ये यहां से लेके यहां तक वे के, इज इट ए पुल बैक और नॉट? तो फिर मैं, अगर कैंडलस्टिक का रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं कम से कम ये देखो कि ये अगर मैं ऐसी बात करूं ना, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर भी तो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मानूं तो मैं ये कंप्लीट क्या है, एक ही एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। जब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ना, मार्केट क्या करती है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना रही होती है। क्या उस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देंगे? नहीं करेंगे, उसको भी हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी के ट्रेडर हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये इंटरनल एक स्ट्रक्चर है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है जो मार्केट को शिफ्ट करे, लेकिन स्ट्रक्चर अपनी जगह पे है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर रिवर्सल के ट्रेडिंग करते हैं। तो अब यहां पर और यहां पर ये मेरे लिए वेव है, तो ये क्या 38% ऊपर नहीं गई होगी, बताओ? तो 38% अगर ऊपर गई है तो मैं इस रेजिस्टेंस लेवल को यूज कर सकता हूं। इस रेजिस्टेंस लेवल को मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि उसके बाद प्राइस ने लोअर लो बनाया है। एंड देन मार्केट देखो कि आपको यहां पर एक रिएक्शन देगी, आप रेजिस्टेंस का ट्रेड यहां पर कर सकते हो, क्योंकि ये एक मेजर स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मेजर स्ट्रक्चर में इतना बड़ा वेव स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो इसके अंदर कोई भी ग्रीन और रेड कैंडल ना हो, यहां पर जस्ट रेड कैंडल हो, कोई भी ग्रीन ना हो, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर भी छोटा सा एक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, उसके अंदर भी सेम रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब ये मैं अगर लेवल को ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक, बट इस जस्ट अ स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर ये एज पर द रूल ऑफ द फिबोनाची ये एक पुल बैक है, जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। लेकिन मेजर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करूंगा तो तब मैं इसको इग्नोर करूंगा, तब मैं इसको कंप्लीट वेव मानूंगा एक। ओके। तो अब हमने जो चीजें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी, तो मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, उसके नाम लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने क्या पढ़ाया। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने फोकस किया इंपल्स को, हमने फोकस किया पुल बैक को, हमने फोकस किया स्ट्रॉन्ग
लेवल को, हमने फोकस किया वीक लेवल को, एंड देन हमने फोकस किया मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर को। और हमने इसके साथ ही साथ फिक्स किया इंटरनल स्मॉल स्ट्रक्चर को, एंड देन हमने फोकस किया ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट को, कि कौन सी पॉइंट्स को रिटेस्ट करना है, कहां से हमें एंट्री पॉइंट मिलेगी। एंड देन हमने फोकस किया सप्लाई एंड डिमांड को। अब हम डीप में सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ सकते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड का रूल क्या था कि सप्लाई एंड डिमांड कौन से पॉइंट पे बनेगी, जब मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे बनेगा, तो मार्केट के स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, प्राइस ने लो के बाद लोअर हाई करना है, वैलिड पुलबैक स्ट्रक्चर बनाना है, एंड देन मार्केट लोअर लो बनाए। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास सप्लाई होगी, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक वैलिड डिमांड एरिया रहेगा। तो यहां पर कौन सा पैटर्न बन सकता है, और यहां पर कौन सा बियरिश का पैटर्न बन सकता है, और यहां पर हम किस तरीके से सप्लाई की ट्रेड करेंगे, और उसका रीजन क्या होगा ट्रेड करने का। देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आप उसको समझिएगा, एंड देन उसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। देखो कि कभी भी जब सप्लाई के लेवल के ऊपर प्राइस आ जाए, पुल बैक के बाद पुल बैक हो जाए, एंड देन इम्पल्स भी बन जाए, और फिर सप्लाई की लेवल के ऊपर बायर्स आ जाएं, एंड देन आपको लगे कि अब मुझे ट्रेड करना चाहिए सेल के लिए, और वो कौन सी वैलिड पॉइंट होगी और कब मुझे ट्रेड करना होगा, उसकी मैं कंडीशन आपको बता दूं, एंड देन फिर आप आसानी से ऐसे सेटअप ढूंढ सकते हो। और ये जरूरी क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, और ऐसा मैं क्यों चाह रहा हूं कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, क्योंकि जो एसएमसी का ट्रेडर होता है वो हमेशा लोअर हाई के पॉइंट के ऊपर से लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। तो आपके लिए ये सप्लाई एरिया बन गया, दिस इज द सप्लाई एरिया। अब मार्केट रिट्रेस करने के लिए आ रही है। ये एसएमसी ट्रेडर जितना भी ट्रेप बनाएगा इस जगह पे बनाएगा, आपको यहां पर कंफ्यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि रिटेलर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाए और गलती से ट्रेड कर ले, क्योंकि बाज औकात यहाँ पर जो भी सेल का ट्रेड करता है मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। वो सेल का ट्रेड क्यों करता है, कैसे करता है, क्योंकि जब प्राइस इसको जस्ट टच करती है तो सेल का ट्रेड करता है विदाउट एनी कंफर्मेशन। अगर प्राइस इस तरीके से यहां पर ऐसा सेटअप बनाए विद ए कंफर्मेशन, क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं। नाउ दिस द प्राइस retested the level and then gave me the confirmation candle, can I go with a sell for 5 minutes? यस बताइए। सर। यस। सब एग्री हैं इस बात पे। सर मैं। तुम नहीं हो एग्री? जी सर, एग्री एग्री एग्री। एग्री हो। हाँ हाँ। अब तो फिर मेरा ट्रेड लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा हाँ हाँ। सर खाली खाने। भाई। हाँ क्लास को थोड़ा सा जो है ना उसकी डिसिप्लिन को समझिए। थोड़ा 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें आप कोशिश करो क्लास को टाइम दो। क्या ऐसा नहीं होता हमारे साथ? देखिए, जब हम ऐसे कंफर्मेशन के बाद बाय का ट्रेड सेल का ट्रेड करते हैं तो बाय हो जाती है। क्या ऐसा होता है? होता है सर। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब नहीं है कि जस्ट एक रेड कैंडल आ जाए। कंफर्मेशन कैंडल का मतलब है कि ये रेड कैंडल कम से कम इस जोन को जब तक ब्रेक ना करे हम ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सी जोन ब्रेक हो? ये जोन नीचे की तरफ ब्रेक होनी चाहिए। अभी जो ये अगर जोन के अंदर कैंडल है तो ऊपर वाली लेवल रेजिस्टेंस से नीचे वाली लेवल क्या है मार्केट के लिए? सपोर्ट है। तो पॉसिबल है ना, अगर बायर स्ट्रांग है तो पॉसिबल है कि बायर ऊपर जा सकते हैं। और दूसरी में एक पोजीशन बताऊं कि जब कैंडलस्टिक के अंदर इंबैलेंस होगा ना, तो फिर चांसेस ज्यादा होंगे मार्केट ऊपर जाने के लिए। यहां पर इंबैलेंस है ना, देखो, ये देखो, ये यस इंबैलेंस है, सर। ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, तो यहां पर कंडीशन फिर ज्यादा होगी मार्केट ऊपर जाने के लिए। अगर यहां पर कोई भी इंबैलेंस ना होगा, यहां पर बिल्कुल भी इंबैलेंस कोई भी नहीं है,
तो फिर आपके पास से रास्ता खुला है वापस आने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, आपको फिर भी वेट करना पड़ेगा। आपको ये फिर भी वेट करना पड़ेगा कि सेलर की कैंडल कहां पर आ जाए, कौन सी लेवल को ब्रेक करें। इस डाउन की लेवल को जरूर ब्रेक करें, एंड देन यू कैन गो फॉर सेल। अब आप सेल कर सकते हो 5 मिनट के लिए, या तो फिर एक ही कैंडल बने जो यहाँ नीचे तक आ जाए। आज शोर बहुत आ रहा है, आज मुझे क्लास में मजा नहीं आ रहा। पीछे से इतना शोर क्यों कर रहे हो, बार बार बोलना पड़ रहा है। तो कंडीशन यही रहेगी कि जब ये लेवल चाहे एक कैंडल से चाहे दो कैंडल से कम ब्रेक हो जाए उसके बाद, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक हिडन स्ट्रक्चर बनता है। जब वो बनता है तो तब भी प्राइस काम नहीं करती। अगर ये ऐसा बन भी जाए तब भी मार्केट आपके लिए रेस्पेक्ट नहीं करेगी, आपकी मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी। इसका रीजन आप लोग को कंफ्यूज कर देगा कि सब कुछ सही हुआ एज पर द रूल, मार्केट क्यों ऊपर चली गई, ऐसे ऊपर चली जाएगी। इस कंडीशन में भी ऊपर जाएगी मार्केट। अब वो वाला ये हिडन कॉन्सेप्ट याद रख लो, समझ लो। जब भी कोई बड़ी कैंडलस्टिक होती है, जब भी कोई बड़ी कैंडलस्टिक बायर की बन जाए और अगली सेलर की कैंडल बायर के हाई को, रेंज हाई को, दिस इज कॉल्ड द रेंज हाई, अगर रेंज हाई को ब्रेक ऐसे करे बायर एंड देन रिजेक्ट होके सीआरटी का कॉन्सेप्ट बना ले, अगर ये बन जाए तो दिस इज द योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के यहां से अगर सेलर की कैंडलस्टिक अंदर क्लोज हो गई तो मार्केट में क्या होगा, इमीडिएटली बायर आएगा और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, लाइक ऐसे। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखिएगा, मैं एक एक पॉइंट वाजे करके बता रहा हूं कि कब कैसा क्यों होगा। अगर ऐसा हुआ तो भी मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ख्याल करना कि मार्केट आपको एसएमटी ट्रैप ना मिल जाए, कोई ऐसा ट्रैप ना आ जाए कि आप समझे कि आप सेल की तरफ मार्केट जाएगी फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मैंने 3 से 4 जो कंडीशन बताई हैं उनको आपने स्कोर करना है कि दिस इज आल्सो। अब मैं आपको इसके एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, एंड देन आप समझिए कि फिर आपको कैसे ट्रेड करना होगा। यहां पर मैं आपको ऐसा एक सेटअप दिखा रहा हूं और उसके कौन कौन से ये एसएमटी ट्रैप होंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। लुक एट हियर, यहां पर ये मार्केट रिवर्स क्यों हुई है, आप इस रीजन को समझिए। रीजन क्या है कि प्राइस में जो लास्ट रेड कैंडल थी उस रेड कैंडल को बायर ने नीचे से स्वैप किया है, नीचे से स्वैप किया। इट मींस दैट ये अगर लेवल स्वैप हो चुकी है, इट मींस दैट दिस ओपन प्राइस टू दिस लेवल इज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट यहां पर आएगी तो फिर सेलर नीचे की तरफ वापस आएगा, ये एक सेल का एरिया बन जाएगा आपके लिए। तो ये और कोई भी रेजिस्टेंस लेवल आपको नहीं मिलेगी। आप बोलोगे कि यहां से रिवर्सल क्यों आया, आप ऐसे अपने अंदाजे लगा रहे होगे। कैसे अंदाजे, कि हो सकता है कि ये एक जो विक है ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे अंदाजे लगा रहे होगे कि दिस कैन बी द ऑर्डर ब्लॉक एरिया जिसकी वजह से सेलर नीचे की तरफ आ रहा है। आप ऐसे अंदाजे लगा रहे होगे कि दिस इज अ राउंड नंबर, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकी, इस वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ऐसे ऐसे अंदाजे लगा रहे होंगे, लेकिन मार्केट में हिडन लेवल होगी वो आपको पता है, पता ही नहीं चलेगा। अब आपको पता चल चुका है कि दिस इज द लेवल। व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट फ्रॉम द सीआरटी लेवल। ये सीआरटी का कॉन्सेप्ट है, सीआरटी की ये हिडन लेवल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की लेवल होती है। यहां पर आप चेक कीजिए, यहां पर बायर क्यों आया मार्केट के अंदर, ये देखिए कि दिस इज द सीआरटी। अब यहां पर ये वाला सपोर्ट मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एंड देन इसी सपोर्ट को जंप लगा के यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। फिर इस लेवल को ब्रेक ना कर सकी, अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई। लेकिन ये इसकी वजह से गया है, ना कि इस सपोर्ट की वजह से मार्केट गई है। पहचानो कि आप जिस सपोर्ट को जानते हो क्या वही रिएक्शन का सबब बनी है या फिर कोई और बनी है। इस तरीके से मैं कुछ और एक सेटअप दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इसके बहुत सारे सेटअप हैं, ये हिडन सेटअप होते हैं और हम मोस्टली इस फॉरेक्स मार्केट में इनको यूज करते हैं। लुक एट हियर, कि जब बायर की कैंडल, सेलर उसको स्वैप ना करे, बायर अपनी ही कैंडल को स्वैप कर सकता है, दैट इज आल्सो। आप ये भी ले सकते हो कि बायर ही अपनी कैंडल को स्वैप करे, सेलर ही अपनी कैंडल को स्वैप करे, तो उसको भी ले सकते हो। ये देखो ये क्या होगा आपके लिए, ये एक लेवल है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी,
ये आप रीजन आप समझ सकते हो इसका रिएक्शन का। एंड देन ये वाला आपका सेटअप है, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेवल। ये आपके लिए एक लेवल हो सकती है क्योंकि यहां से मार्केट में ऐसा सीआरटी का कॉन्सेप्ट बना है। तो ये भी पॉइंट अपने आप उसमें ट्रेडिंग के अंदर ऐड कीजिएगा, ऐसा आपको मिलेगा। ये देखो, ये आपके लिए क्या है, ये इसने इसको स्वेप किया एंड देन दिस विल बिकम योर लेवल। अब इसकी ब्रेक हो गई तो फिर छोड़ दो, ब्रेक ना हो तो और इसके अंदर क्लोज हो जाए तो फिर आप इसको यूज करो। ठीक है, यहां पर मैं आपको सेटअप बता रहा हूं वाजे तौर पे, फिर आपने वो भी ढूंढने हैं मार्केट के अंदर। ऐसा सेटअप रहेगा। सर ज्यादातर उसको लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स करती है एक या हाँ दो ये, कैंडल पे। हाँ होता है, रिवर्स जरूर होता है क्योंकि ये मार्केट का ऐसा असूल है। अब ये भी आपका आपका अगर ऐसी भी कंडीशन बन जाए फिर बायर आ जाए, इस सूरत में भी आपका ऊपर वाला लेवल रहेगा। इस कंडीशन के अंदर भी ये आपके लिए ऊपर का लेवल ये रहेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए लेवल रहेगा। यहां से रिवर्सल आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आपको बोलेगा आपको लगेगा कि नहीं यहां पर तो कोई रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं, हिडन लेवल है ये भी काम करेगी एज ए जोन के तौर पे। यहां तक टारगेट यहां पर है, मतलब इसका टारगेट होता है जब ऐसा बनता है ना, तो इसका ये वाला पॉइंट टारगेट होता है, फिर यहां से दोबारा सेल होती है मार्केट के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल ही कंप्लीट हो और उसको बायर डायरेक्टली क्या करें, ओ नहीं ये वाला नहीं, सेल का सेटअप बना रहा हूं, सारे सेल के सेटअप बनाओ। एक सेलर की कंप्लीट कैंडल हो एंड देन, और ये मोस्टली याद करिएगा कि अगर ट्रू कॉन्सेप्ट है तो ये बड़ी कैंडल होगी साइज में, बायर की छोटी कैंडल होगी साइज में। इस सूरत में आपका ये वाला सेल सप्लाई एरिया होगा, ये वाला। पर सर एक्सक्यूज मी, जैसे ये तो सीआरटी कॉन्सेप्ट हो गया, मगर जो आप इससे पहले सप्लाई और डिमांड का जो डायग्राम बना रहे थे और उसमें आप बता रहे थे कि हाई लो और लोअर हाई लोअर लो, उसमें जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस कंडीशन में हम ट्रेड कब और कैसे करेंगे सर? मैंने आपको क्लियर किया उस वक्त, उसको उस कंडीशन में मैंने ट्रेड क्लियर किया कि जब प्राइस क्या करें, ये सप्लाई या के तो लेवल ब्रेक है। थ्रू कर दे और फिर उसके बाद ऊपर चली जाए, वो एक अलग नहीं, सिचुएशन हो। वो मैंने सारी सिचुएशन बताई कि कब आपका ट्रेड काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां से प्राइस ऐसे टच करे एंड देन इस लेवल को ब्रेक करे और कोई भी यहां पर सीआरटी का कॉन्सेप्ट की लेवल में प्राइस नहीं अटकी हुई, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कि इस लेवल को ब्रेक कर दे, चाहे फिर दो कैंडल बन जाए या, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स करेगी तो उसका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और अगर रिवर्स नहीं करनी तो फिर मार्केट यहां पर कोई ना कोई सेटअप बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो आप यहां पर सर कोशिश क्या करो। इसको चार्ट में दिखा सकते हैं? सर इसको चार्ट में दिखा सकते हैं? अभी ये वाला फिर छोड़ दूं, ये वाला ये उसको वाला कंटिन्यू क्लियर। करके उसके बाद उसको बता दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्योंकि अभी ये फिर ड्राइंग की हुई है तो इसके सारे सेटअप दिखाऊं, फिर मैं आपको यहाँ पर इसकी सेटअप भी दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। तो आप देखिए कि यहां पर ये वाला सेटअप बन सकता है और फिर आपकी मार्केट का क्या बनेगी, एक एक मार्केट आपकी कंसोलिडेशन लेवल की बनेगी। ऐसे एक छोटी मोटी कैंडलस्टिक बनती रहेगी। क्या अब देखो कि जो बड़ी रेट कैंडल है, क्या इसका किसी ने विक स्वेप किया अभी तक? अभी तक नहीं हुआ स्वेप। एंड देन कौन सी कैंडल बन रही है, ऐसे सेलर की कैंडलस्टिक बन रही है। फाइनली एक बायर की कैंडलस्टिक आती है, या फिर सेलर की कैंडलस्टिक क्यों ना हो, वो पहले स्वेप करती है, किया स्वेप एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ चलती है। ये भी क्या है, ये भी सीआरटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए आपके लिए कौन सी लेवल वैलिड हो गई, जोन ऊपर ये वाली लेवल आपकी वैलिड हो गई कि अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर क्या करेगी काम, ब्रेक किया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं करती तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अब ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट रहेगा, आप मार्केट सपोर्ट लेके देन ऊपर की तरफ जा सकती है, दैट्स पॉसिबल। और अगर ब्रेक नहीं कर सका तो क्या होगा, एज ए सप्लाई के तौर पे, एज ए सेलर की रेजिस्टेंस के तौर पे ये एक लेवल काम करेगी। आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, यहां पर ट्रैप नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि आप मोस्टली जब भी इसी सीआरटी या कंसोलिडेशन के लेवल को ट्रेड करते तो वहां पर कंफ्यूज ट्रेडर हो जाते हैं, आपने नहीं होना। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब मैं आपको वहां पर सेटअप दिखा रहा हूं सप्लाई के लिए कौन सा वैलिड है और हमने एंट्री कब करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए मेरे आंखों के सामने एक सेटअप बना हुआ है,
अपनी आंखों को ऐसे ट्रेन करो कि इमीडिएटली आपको सेटअप नजर दिख जाए, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द लेवल, देन देन मार्केट मूव। इट क्लियर कि इसने क्या क्या बनाया है। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। वेरी नाइस। अगर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर इंबैलेंस आ जाए तो फिर और अच्छा है। अब आपके लिए सप्लाई कौन सी बनी लेवल? यही सर, ये ग्रीन जो ऑर्डर ब्लॉक की तरीके से काम करेगी वो। बिल्कुल एज आर्डर ब्लॉक की तरह ही दिखेगी, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास जो ये सप्लाई बनी है, आप सप्लाई के साथ साथ देखो। अच्छा, इसकी विक से नहीं लेना, आप इसकी ओपन प्राइस से लेंगे, ठीक है। इससे इसके कौन से पॉइंट से लेंगे? ओपन पॉइंट से। अब ये कैंडल इसको टच किया एंड देन इमीडिएटली रिवर्स हुई। अब क्या जून के अंदर रेड कैंडल रिवर्स हुई है, या जून को क्रॉस किया है, या जून के अंदर ये क्लोज हुई है रेड नहीं कैंडल? सर, वो जोन के अंदर हुआ, बस खाली उसने इम्बैलेंस को फुलफिल किया है, मगर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं किया वहां पे। नहीं किया, और आपकी ये दूसरी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन कैंडल नीचे आ गई, सेटअप आपको बना दिया। आप नेक्स्ट कैंडल से 5 मिनट का सेल का ट्रेड करो। और अगर ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर चली जाए, जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, जब तक ये जोन वापस ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये जोन वापस ब्रेक ना हो जाए। अब यहां पर मैं ओके। एक और कंडीशन, ये कंडीशन तो वाजे ऐसे आप ढूंढोगे। अब क्या इस सप्लाई लेवल को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं? अगेन ट्रेड करने के लिए बोल सकता हूं कि मैं यहां पर दोबारा ट्रेड करूं? अब उसने नो ऑर्डर सर। ब्लॉक के लेवल को ब्रेक किया है, तो 5 मिनट के नीचे के लिए हम कर सकते हैं। नहीं, ये यहां तक जब मार्केट ने जब यहां पर ट्रेड दे दिया ना मुझे, तो एक दफा ये टेस्ट हो गई लेवल, आज सप्लाई की लेवल यस टेस्ट सर। टेस्ट हो गई। अब मैं दोबारा इसको यूज इस कंडीशन पे करूंगा कि इस प्राइस ने, ये क्या हो रहा है? मैं इस लेवल को सेकंड टाइम इस कंडीशन पे ट्रेड करूंगा कि जो ये प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ गई है, इसने क्या बनाया हो? लोअर। लोअर लो। लोअर लो। क्या लोअर लो प्राइस ने बनाया है? नहीं। यस सर। दिस इज नाउ सेकंड टाइम इनवैलिड लेवल फॉर मी। सेकंड टाइम दिस लेवल इज इनवैलिड फॉर मी। मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकता। अगर ये वाले सेलर ऐसे आते, क्या करते कि इस जगह पे क्या बनाते, ये लोअर लोअर लो लो बनाते बनाते, उसको प्रीवियस लेवल को तोड़ के। प्रीवियस लेवल को तोड़ के लोअर लो बनाते, मैं ये इस लेवल पे, ये मेरे लिए लेवल अगेन एक्टिव होती। मैं इसको यूज कर सकता था कि हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऐसे फॉलो किया करो। यहां पर ये वाली बात से मैं आपको और चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ये आपने रेजिस्टेंस लेवल यूज किया, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो सर इस लेवल को कितनी बार यूज करें, इस लेवल को सर, कितनी दफा यूज करें। तो अगर वो प्राइस ने तो एक टच बार किया, वेरिफिकेट करने के बाद दोबारा यूज करना नहीं है फिर। दोबारा यूज उस कंडीशन में कि दोबारा प्राइस लो बनाए, देन आप अगेन यूज कर सकते हो, उतना ही पावर होगा इसके अंदर, उतना ही पावर होगा। और अगर इसने प्राइस ने क्या किया, लो नहीं किया, अगेन यहां पर आ गई है, तो ये लेवल आपके लिए काम नहीं कर सकती। आप इसके ऊपर रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें क्या ऐसा कोई मीटर है, या हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि पता चले कि यहां पर कितने सेलर बैठे हुए हैं? पता नहीं, 5,000 सेलर बैठे हुए हैं, 10,000 सेलर बैठे हुए नहीं, हैं, ऐसा बीस कुछ हजार नहीं है कि हमें ये पता चले कि यहाँ पे कितने लेकिन सेलर हम बैठे हैं। किस बिहाफ के ऊपर कि मार्केट अगर लोअर हाई लोअर लो करती है, तो हमें पता है कि दुनिया के जितने भी सेलर होंगे एज पर द लॉ यहां पर बैठे हैं, यहां पर वो बैठे मेथड हैं। ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। जी, तो यहां से मार्केट में ये आएंगे। अब हमें मार्केट ने फिर से बताया कि जब प्राइस दोबारा लोअर लो करने में फेल हो जाए, तो ये सारे सेलर उठ के यहां पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? इस पॉइंट पे चले जाएंगे। तो फिर यहां से सेलर दोबारा मार्केट में नीचे की तरफ आएंगे, अगर आना चाहें तो फिर इस लेवल से नहीं आएंगे। तो इसी मेथड के हिसाब से अगर हमारे पास कोई ऐसी डेटा होती, तो फिर हम देखते कि नहीं यार, अभी भी बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, तो मैं इसको दोबारा भी यूज कर सकता हूं। ऐसा कोई हमारे पास मेथड नहीं है। हाँ, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, हो सकता है कि ऊपर जाए नहीं मार्केट, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि सेलर कितने बैठे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के हिसाब से समझते हैं कि बस पहले अगर लोअर लो किया है तो लेवल काम करेगी।
अब लोअर लो पर प्राइस ने नहीं किया, हायर लो किया है, तो ये लेवल का पावर खत्म हो जाएगा। आ गए तो किस्मत की बात है, ना आए तो अलग बात है। मोस्टली ऐसा हमने देखा है कि मार्केट फॉलो नहीं करती, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। कभी कभार ऐसे होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स करती है, रिवर्स करके ऐसे लंबा लंबा डाउन डाउन ट्रेंड बना लेती है कभी कभार। क्योंकि नहीं तो कानून के हिसाब से क्या है, प्राइस को इसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड देन लिक्विडिटी को स्वेप करके फिर नीचे गिरना पड़ेगा। ये हमने देखा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसी लेवल से दोबारा गिरे, ये ऐसा स्ट्रक्चर किसी में भी किसी जगह पे नहीं है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ लुक एट हियर, मार्केट ने यहां से क्या किया, ये एक स्ट्रक्चर हाई बनाया। एंड लो। क्या मेरे लिए ये वाला कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं मेरे लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है मेरे लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरे लिए अभी तक वैलिड है, ये मेरे लिए पुल बैक है, क्योंकि ये कंप्लीट वेव को मैं लेता हूं तो ये मेरे लिए पुल बैक का काम कर रही है और मेरे लिए लोअर लो का काम कर रही है। मैं इस सप्लाई को लेवल को यूज यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी तक के लिए ये सप्लाई मिटिगेट नहीं हुई, नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो अब कैसे हुआ, मार्केट ने टच किया एंड देन मार्केट मार्केट रिवर्स। रिवर्स हुई, और उसके बाद फिर मुझे 5 मिनट का ट्रेड लेना है, कि मुझे पता है कि मार्केट कम से कम यहां तक आएगी, यहां तक आएगी मार्केट। और ऐसे ही मार्केट नीचे गई, अब वापस फिर गई, फिर वापस नीचे की तरफ आ गई। फिर मैं ये बोलूं कि सर देखो यहां पर भी तो सप्लाई ने काम किया, ये भी तो देखो कि ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया। ये यहां पर सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई यही है, इसी की वजह से मार्केट गिर रही है। जो यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, ये इसी की ही मार्केट की मूवमेंट है, ये कोई अलग से नई मूवमेंट नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है, देखा गया है कि मार्केट डायरेक्ट भी नीचे की तरफ आती है, एंड मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभार प्राइस नीचे आती है, क्योंकि यहां पर एक इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक है, इसका रिएक्शन तो करेगी ना मार्केट। अगर इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक होगा तो मार्केट इसका क्या करेगी, एक रिएक्शन देगी, मूवमेंट का ऊपर की तरफ जाएगी, पुल बैक बनाएगी, और पुल बैक बना के फिर वापस किसी एक रेजिस्टेंस लेवल से, चाहे वैलिड हो इनवैलिड हो, वहां से फिर दोबारा गिरेगी मार्केट नीचे। लेकिन यहां पर ये सप्लाई एंड डिमांड यहां पर नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड हमेशा कहां पर होती है, जहां पर स्ट्रक्चर होता है। बीच में कितनी भी जगह रिवर्सल होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के नहीं होते। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो ही सप्लाई एंड डिमांड का रूल इसको लगेगा, ये वाला नहीं। ये क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक बना और मार्केट ने रिएक्शन देना था, दिया, पुल बैक बनाया एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई, सिंपल सी बात है। क्लियर? यस सर, पर जानते हैं इशू क्या आ रहा है? सर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप तो एक बार में स्ट्रक्चर पहचान ले रहे हैं, जिगजैग बना दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मैं बना पाऊंगा, या फिर ठीक है मैं अपनी बात करता हूँ, इतनी जल्दी मैं ऐसे पहचान के जिगजैग बना नहीं पाऊंगा। देखो ये बात तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम अपने आईज को जब तक ट्रेंड नहीं करेंगे हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है ना, तो मैंने आईज को ट्रेंड किया है क्योंकि चार्ट को टाइम दिया है, और आप भी इस तरीके से। और दूसरी बात एक और भी आपको याद होनी चाहिए कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक दिखता नहीं है। यस एग्जैक्टली। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप ढूंढने की जाओगे फिर आपके जहन में आएगा कि यार ये तो मुझे नहीं आता, पहले मैं ये देख लूं कि सर ने क्या बोला था, या फिर किताब में क्या लिखा हुआ था, या फिर आप डायग्नोस करोगे, ब्राउजिंग करोगे, फिर देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पहले आप इस तरीके से सोचोगे। तो इसलिए पहले कोशिश करो कि किसी भी तरीके से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, क्योंकि जिस इस स्ट्रक्चर से लिहाज से जो आज की क्लास है मैंने कंप्लीट इसके अंदर सारी पॉइंट्स बताई हुई है कि सप्लाई एंड डिमांड हमेशा कहां पर मिलेगी। एक बात पे यकीन रखो कि जब ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो सप्लाई एंड डिमांड मिलेगी, अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो ये सप्लाई एंड डिमांड का काम ये नहीं है, आपको अच्छा सर, आपने ट्रस्ट इसमें करना एक पड़ेगा। बात नहीं बताई। हम्म। आपने सर इसमें एक बात नहीं बताई। सपोज करिए जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है और मार्केट रिवर्स कर रही है उसके बाद, हम्म। तो हम 1 मिनट का ट्रेड करेंगे या 5 मिनट का ट्रेड पांच करेंगे मिनट यहाँ का पे? बोल रहा हूँ, वो 2 दफा बोला है आपने, मेरे का गौर नहीं किया। 5 मिनट का ट्रेड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ अगर आप रेजिस्टेंस का ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 1 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप 5 मिनट का ट्रेड करेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट पर ट्रेड को क्लोज करना ये मुनासिब नहीं रहेगा। यहाँ पर 5 मिनट का कम से कम हम ट्रेड करेंगे। फॉरेक्स में तो इससे ज्यादा करते हैं, लेकिन आप कम से कम यहाँ पर 5 मिनट का ट्रेड करेंगे, पांच एग्जैक्टली। कैंडल्स। ठीक है ना, अब देखो मैंने जो कंडीशन बताई है ना, अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हो तो आपके सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेड जाया नहीं जाएंगे।
आप हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेड में सक्सेस हासिल करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि लोग ये रूल फॉलो नहीं करते। आप सिर्फ इतना रिपीट करो, याद रखो अपने माजी को। एज अ ट्रेडर आप इससे पहले सप्लाई एंड डिमांड को क्या समझते थे? जस्ट आप एक ऑर्डर ब्लॉक या पर कोई पैटर्न की लेवल को, इसकी जोन को ड्रा करते थे और उसी को सप्लाई एंड डिमांड समझते थे। सप्लाई एंड डिमांड ये चीज नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड एक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। अब देखो कि एक और चीज बताऊं, दो चीजें मैं आप लोगों से दो सवाल पूछ रहा हूं। एक है मार्केट स्ट्रक्चर, एक है प्राइस एक्शन। इन दोनों में क्या फर्क है? अगर ये जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, तो फिर आप फर्क आसानी से बता सकते हो। प्राइस एक्शन क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? नो सर। नहीं है तो फिर क्या है बताओ? सर सर प्राइस एक्शन से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। प्राइस एक्शन से यस सर। मार्केट स्ट्रक्चर बनता है। चलो ये बात यस यस किसी सर। सर। किसी हद तक तो सही है। तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट साइकोलॉजी। हाँ, नहीं। देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर स्टैटिक होता है कि जब प्राइस एक, ये एक मैप है। ये क्या है? एक एक मैप है। यहाँ पर रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को फॉलो फॉलो करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे हम जाते हैं, ऐसे समझ लो। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो पास्ट का, अगर मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट में आपको मिलेगा। प्राइस एक्शन वो चीज है कि इस मार्केट स्ट्रक्चर के तरफ जब पहुंचती है, जहां से मार्केट को गिरना है, देखो कि तेजी से गिर रही है, आहिस्ता गिर रही है, तेजी से ऊपर जा रही है, आहिस्ता जा रही है, मोमेंटम के साथ जा रही है, मोमेंटम के साथ गिर रही है, वीक मूवमेंट हो रही है, वीक कैंडल्स बन रही हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, इसको असल में प्राइस एक्शन कहते हैं। कि रिएक्शन कैसा आ रहा है, प्राइस एक्शन डायनेमिक है एक तरीके से वो। डायनामिक है। वेरी नाइस, आपने अच्छा वर्ड बताया, डायनामिक। के अभी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर रिएक्शन क्या चल रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहां से प्राइस जब भी आएगी तो स्ट्रांगली गिरेगी। कभी स्ट्रांगली गिरेगी, कभी वीक हो रही होगी। वीक होगी तो फिर क्या होगा? स्ट्रक्चर कैन बी मार्केट ऊपर रिपीटेड, प्राइस एक्शन कैन नॉट बी रिपीटेड। कैन नॉट बी रिपीटेड। ये है एक बात हो सकती है, क्योंकि इसी वजह से हम समझते हैं कि बस इस पे पिछली दफा अगर नीचे 20 कैंडल आई थी तो इस बार भी 20 कैंडल आएंगी। वो जरूरी नहीं है। पिछली दफा बड़ी बड़ी कैंडल आई थी तो इस बार भी बड़ी बड़ी कैंडल आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार छोटी छोटी कैंडल आई थी तो इस बार बड़ी आएंगी, ऐसा भी हम कह नहीं सकते। तो ये जो रिएक्शन होता है कि प्राइस की मूवमेंट, करंट मूवमेंट बिहाफ ऑफ द पास्ट मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर स्टैटिक के, वो चेंज नहीं हो सकता, वो पास्ट में बन चुका है। और इसके मूवमेंट का पता भी हम कैंडलस्टिक के अभी अभी कैंडलस्टिक की साइजिंग से पता कर सकते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसी थी। लेकिन कभी कभार कैंडलस्टिक स्ट्रांगली मूव करती है, बार बार रिजेक्ट नहीं हो रही होती। और कभी कैंडलस्टिक स्ट्रांग दिख रही होती है लेकिन बहुत दफा रिजेक्शन होकर फिर स्ट्रांग बनती है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाती, किसी लेवल से गिर जाती हैं। तो यहां पर मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम लो, मोमेंटम हाई, मोमेंटम। इस तरीके से प्राइस को समझें कि स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक जैसा बनता रहेगा। वहां पर प्राइस एक्शन को समझो कि मैं इस बार इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करूं या नहीं करूं। वो क्यों? आप ये देखोगे कि मार्केट में जब यहां पर बायर आ रहा होगा, अगर स्ट्रांगली आ रहा है, कहीं पर आप इसकी वीकनेस देख ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको शक करना चाहिए कि हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेक कर दे और इस लेवल के ऊपर मार्केट ऐसे ना गिरे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि यहां से मार्केट बायर ऐसे आ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से कैंडल क्रिएट कर पा रहे हैं, इतनी रिजेक्शन इतनी रिजेक्शन, तो इसको बस थोड़ा सा तिनका चाहिए और ऐसे गिरेगी कि आप देखते रहेंगे। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना के, सप्लाई बना के मार्केट इसको टेस्ट करे, ट्रेड करें, और इस सारे हिस्से को छोड़ दे, बायर आए कैसे थे, तो आप इसमें कभी भी ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको क्या देखना चाहिए? आपने ये लगा लिया, ये लगा लिया। अब आपका ट्रेड किसके ऊपर मुनहसर है? इस मूवमेंट के ऊपर मुनहसर है कि ये मूवमेंट कैसी है। ये मूवमेंट आपको बताएगी कि मेरा ट्रेड विन होगा या लॉस होगा। इस प्राइस एक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इट इज अ मोमेंटम मूवमेंट और इट इज अ
वीक मोमेंट। इसके वॉल्यूम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं यहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना है। एंड देन सर जी, सवाल क्या है आपका? सर लोअर लो को हम अगर बाय बॉडी प्रीवियस लो को ब्रेक न कर दे, सिर्फ विक से कर दे, तो फिर हम उसको वैलिड कहेंगे? नहीं, लोअर लो के लिए आपका आपका बाय बॉडी ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे स्ट्रक्चर को इनवैलिड ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब कि देखो कि एक हम बोलते हैं कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर। अगर वो उसकी कंडीशन क्या है कि मार्केट ने कैसे ब्रेक करना है? बाय कैंडल। अब ये बोले कि चलो मार्केट ने कैंडल यहां पर क्लोज की है लेकिन विक यहां तक आया है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ओके सर। ठीक है। हाँ, आप लोअर न्यू लो बोल सकते हो, लेकिन ये असल में फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ ही नहीं। और यही तो ट्रैप बन जाता है ना कि मार्केट, हम समझते हैं कि मार्केट में ऐसे हो गया। ऐसे ऐसे मोस्टली ऐसे हमने देखा है कि जैसे यहां पर कोई ऐसा बन जाए, मैं आपको दिखाऊं। लाइक देखिए, अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चली जाती, ये वाला पॉइंट है ना, अगर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती तो हम बोलते हैं कि मार्केट ने तो लोअर लो किया है ना इस पॉइंट के हिसाब से। तो नहीं, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको नहीं मानते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।